अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे शख्स रमेश कुमार विश्वास की एक और तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो हादसे के ठीक बाद का है। आप जरा तस्वीरों को देखिए कि जमीन पर गिरते ही प्लेन में कितनी भयंकर आग लगी है। लेकिन रमेश विश्वास किसी चमत्कार की तरह आग की लपटों के बीच से सकुशल बाहर निकल आए। रमेश विश्वास को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उतना घबरा भी नहीं रहे हैं। उनसे ज्यादा बदहवाश तो चश्मदीद दिखाई दे रहे हैं। प्लेन में सवार 242 लोगों में से सिर्फ रमेश कुमार ही थे जो मौत को मात देकर जिंदा निकले। मेरे दो सहयोगी इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। साकेत राय अहमदाबाद से और कुमार सोनू भी अहमदाबाद से हैं। साकेत, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि आप कल से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब तक कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? देखिए प्रिया, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीवीआर रिकवर कर लिया गया है, ब्लैक बॉक्स भी रिकवर करने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर चल रही है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम, ये दो वो जगह हैं जहां पर आप देखिए कि आज सुबह से ही जितने भी पार्थिव शरीर हैं वो लाए गए थे। यहाँ से वो प्रक्रिया के दौरान वहां से हटाए जा रहे थे। अब यहाँ से ट्रॉमा सेंटर में जितने भी पार्थिव शरीर रखे गए थे, उसके अलावा पोस्टमार्टम रूम में जितने भी पार्थिव शरीर रखे गए थे, सुबह से ही एम्बुलेंस का सिलसिला यहाँ पर लगा हुआ था और यहाँ से उन्हें कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि जो समय हमें जो परिजनों से बात हुई, बाकी लोगों से जो बातचीत हुई, परिजनों को 72 घंटे का समय दिया गया है। डीएनए सैंपलिंग हो चुकी है। जितने भी परिजन यहाँ आए थे उन्होंने सबसे पहले पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट दाखिल की। उसके बाद पुलिस ने उनसे बातचीत की, पुलिस ने पूरा डेटा लिया। उसके बाद वो डीएनए सैंपलिंग के लिए दूसरी लोकेशन पर गए जहां उनका डीएनए सैंपल लिया गया। अब लगभग 72 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद ही पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जो पार्थिव शरीर हैं वो मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल परिजन कई ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द उन्हें वो पार्थिव शरीर दिए जाएं ताकि वो अपने घर लौट सकें। बिल्कुल, लेकिन जरा एक ये भी बात बताइए, रमेश कुमार विश्वास इकलौते ऐसे शख्स हैं जो इस पूरी घटना में जिंदा बचकर आए हैं और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कैसे वो खुद चलकर एम्बुलेंस तक जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हालचाल जाना, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल उनसे मुलाकात की थी। ये सब कुछ एक चमत्कार जैसा लग रहा है। ये सब कुछ हुआ कैसे? क्या रमेश की आपसे भी कोई बात हुई? और भी लोग क्या बता रहे हैं, उन्होंने क्या लोगों को बताया है? जी, रमेश को C7 वार्ड में रखा गया था। उनका वहां पर इलाज चल रहा था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि ज़्यादा लोग उन तक न पहुंच पाए। जो उनके शुरुआती बयान सामने आए हैं उसके मुताबिक जब प्लेन ने यहाँ से टेक ऑफ किया उसके बाद उन्हें 30 सेकंड का टाइम मिला। उस स्पैम के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें कूदने का समय मिल गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस तरह का चमत्कार हुआ कैसे और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बहुत सी बातें साफ होंगी, लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। ऐसे में ज़रूर कहीं ना कहीं रमेश जिस तरह से बचे हैं और जिस तरह से वो लगातार आप देखिए कि भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर जो आसपास के लोग थे जो उनको लेकर अस्पताल पहुंचे, जो टीम वहां पहुंची, वो भी हैरान नजर आ रही थी। शुरुआत में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये पता ही नहीं चल रहा था कि क्या रमेश उस फ्लाइट में मौजूद थे या नहीं थे। कई लोगों को तो ये लगा वो वहीं के कोई स्थानीय निवासी हैं, ऐसा भी कई लोगों को संदेह हुआ। बाद में जब आंकड़े सामने आए, रिपोर्ट सामने आई, वो विजुअल सामने आए जो लगातार कल से सोशल मीडिया और अलग अलग चैनल्स के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, तब ये सुनिश्चित हो पाया कि इस घटना में एक चमत्कार भी हुआ है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस पूरे मामले में एक इन्वेस्टिगेशन भी होगी। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है। बहुत सी फिलहाल परिवार यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंच रहे हैं, घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये समझा जा सकता है इस वक्त तमाम उन लोगों के परिजन हैं जो उस प्लेन में सवार थे और जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन चुनौती अब अपने परिजनों को लेने की भी है, क्योंकि सभी को डीएनए सैंपल्स देने होंगे। डेड बॉडीज जो हैं, जो मृतक हैं, वो इतनी बुरी तरह से झुलसे हैं कि पहचान कर पाना इतना आसान नहीं, और इसीलिए डीएनए सैंपल पहले लिया जा रहा है, डीएनए मैच कराया जाएगा और इसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो परिजनों को सौंपा जाएगा। कुमार सोनू भी मेरे साथ हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। कुमार, रमेश इसी अस्पताल में एडमिट हैं, रमेश के साथ और भी बहुत से लोग एडमिट हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त रमेश में जा टिकी हैं कि आखिर उस वक्त मनोदशा रमेश की कैसी रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा विमान हादसा है, लोगों को तो ये सदमे जैसा लग रहा है। और रमेश काफी धैर्य से रहते हैं, निकलते हैं और खुद अपने पैरों में चलकर एम्बुलेंस तक भी जाते हैं। क्या अब इस मामले को लेकर भी जांच की जाएगी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, रमेश कैसे बचकर निकल पाए?
देखिए, जब मैं उस C7 वार्ड में था जहां पर विश्वास कुमार जो रमेश विश्वास कुमार हैं वो एडमिट हैं, जो बाकी घायल एडमिट हैं, तो वहां पे मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई जो कि उस वार्ड में तैनात थे। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम अगर कोट ना करें तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। जो उनकी बात हुई शायद रमेश से, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि 11A जो सीट है वो इमरजेंसी गेट के पास होती है, तो हो सकता है कि उनकी जो जब ये पूरी जो एयरक्राफ्ट जो है वो गिरने को हुआ तो उस वक्त उनकी जो चेयर थी वो इजेक्ट हुई, जिसकी वजह से वो बच पाए। लेकिन अब आप ये समझिए, विश्वास कुमार जो हैं वो जो जांच एजेंसी है और ये जो हादसा है उसके बीच की एकमात्र वो कड़ी है जो उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जांच एजेंसियों को बता सकते हैं, डीजीसीए की टीम को बता सकते हैं, जो यूके से या यूएस से जो इन्वेस्टिगेशन की टीम आ रही है उनको जो है पूरी डिटेल बता सकते हैं कि आखिर जब टेक ऑफ हुआ तो उस 40 सेकंड के भीतर ऐसा क्या हुआ कि जो एयर इंडिया का बोइंग विमान था वो जमींदोज हो गया, ब्लास्ट हुआ और उसमें एक भी शख्स नहीं बचा। सिर्फ एक अकेले रमेश विश्वास कुमार हैं जो कि जिंदा बचे। और हैरानी की बात यह है कि वो खुद चल कर आ रहे थे। एक कहें तो चमत्कार से भी कम नहीं था ये, तो ये एक बड़ी बात थी। इसके अलावा इस वक्त मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त डीएनए सैंपलिंग एरिया में मौजूद हूं। ये फॉरेंसिक साइंस लैब है, एफएसएल की टीम है और यहाँ पर जो है तमाम सैंपलिंग जो है वो की जा रही है, डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। रिलेटिव्स के जो लोग अपने परिवार वालों की बॉडी क्लेम करने के लिए आ रहे हैं उनके नाम, डिटेल, पूरा एड्रेस वगैरह लिखकर उनकी डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। उसके बाद मैचिंग की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। इसको प्रोसेस को तकरीबन पूरा होने में 72 घंटे लगेंगे। इसके अलावा जो अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने स्पेशल ताबूत मंगाए हैं, एक टेम्पो भरकर ताबूत मंगाए हैं क्योंकि बॉडीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और डिकम्पोज जैसी स्थिति में हो चुकी हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बॉडी हैं वो जली हुई हैं, उनकी पहचान तक नहीं हो सकती। जब डीएनए सैंपलिंग से उनकी मैचिंग होगी तो जब परिवार वालों को हैंडओवर किया जाएगा तो बाकायदा उस ताबूत में जो है वो बॉडी को सील करके जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उनके परिवार वालों के पास, ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। तो फिलहाल जो बॉडी हैंडओवर का काम है डीएनए सैंपलिंग के बाद तकरीबन 72 घंटे बाद यानी 3 दिन बाद शुरू होगा। हालांकि जो गुजरात सरकार है वो इस कोशिश में है कि इसको जल्द से जल्द जो है पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। इसके अलावा पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, जिन शवों की शिनाख्त हो चुकी है, लोगों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं अपने परिजनों की तलाश में, उनके रुकने का भी इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है। और आपको बता दें, मेरे दो सहयोगी साकेत और सोनू लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे भी नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।